हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 8 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में साखिर ग्रां प्री बहरीन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए जेहान दारूवाला, ऑप्शन बी मिक शुमाकर, ऑप्शन सी डेनियल टिकटुम, ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। देखिए, भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला ने 6 दिसंबर 2020 को साखिर ग्रां प्री के दौरान इतिहास रच दिया। वो फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बता दें कि फॉर्मूला 2 चैंपियन मिक शुमाकर और डेनियल टिकटुम के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 22 वर्षीय भारतीय सत्र की अंतिम फॉर्मूला 1 ग्रां प्री की स्पोर्ट रेस में शीर्ष पर रहे। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेहान दारूवाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 नवंबर, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 7 दिसंबर, ऑप्शन डी 10 अगस्त। देखिए, हर साल जो है आपका 10 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसी आधिकारिक रूप से जो पहली बार है आपका 1996 में मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली व जिला क्रिकेट संघ ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए निखिल चोपड़ा, ऑप्शन बी अजय जडेजा, ऑप्शन सी विनोद कांबली, ऑप्शन डी अतुल वासन। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी अतुल वासन को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपनी क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। डीडीसीए की 3 सदस्यीय समिति में पूर्व तेज गेंदबाज परविंदर आवाना और रॉबिन सिंह जूनियर भी शामिल है। डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली द्वारा लिया गया यह पहला क्रिकेट संबंधी नीतिगत फैसला है। यह समिति डीडीसीए अध्यक्ष को चयन समितियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति संबंधी सुझाव देगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अतुल वासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। देखिए, चीन के वैज्ञानिकों ने विश्व के पहले प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर जियूजांग, लिख देते हैं आपका क्वांटम कंप्यूटर का जो नाम है जियूजांग, ओके, जियूजांग बनाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह जो कंप्यूटर है पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर जियूजांग के बारे में। तो साइंस जर्नल में प्रकाशित अनुसंधान पत्र में बताया गया है कि क्वांटम कंप्यूटर जियूजांग भरोसेमंद तरीके से क्वांटम अभिकलात्मक श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर सकता है, जो कंप्यूटर क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। यह कंप्यूटर जो है आपका 200 सेकंड में गॉसियन बोसन सैंपलिंग नामक एक अत्यंत गूढ़ गणना को हल कर सकता है, जबकि यही गणना करने के लिए दुनिया के सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर, जो दुनिया का सबसे उन्नत कंप्यूटर है, नाम भी लिख देते हैं आपका फुगाकू को 600 मिलियन वर्षों तक का समय लग सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल जो है गूगल द्वारा 53 क्यूबिक क्वांटम कंप्यूटर बनाने की घोषणा के बाद सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी उपलब्धि है। जियूजांग 76 फोटॉन का उपयोग कर जटिल गणनाओं संपादन करता है, जबकि गूगल का क्वांटम कंप्यूटर गणनाओं में संपादन में सुपर कंडक्टिंग वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। क्वांटम कंप्यूटर का जो अनुप्रयोग है वो चिकित्सा क्षेत्र में भी है। इसके अलावा इनका जो उपयोग है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, वित्तीय सेवाओं, संसाधनों की मॉनिटरिंग इत्यादि में बखूबी रूप से हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी देना बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए आपका भारतीय स्टेट बैंक ने जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है। 7 दिसंबर को जो है आपका सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर जो है बैंक सैनिक बोर्ड के साथ इसके लिए समझौता किया। इस व्यवस्था के तहत जो है आपका 8,333 आश्रित बालिकाओं को 1 वर्ष तक जो है आपका 1,000 रुपये माह दिए जाएंगे। इस पहल का मकसद जो है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डीवी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव डीवी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। यह पद जो है 2 साल से खाली पड़ा था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। डीवी गुप्ता इससे पहले जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार पद पर कार्यरत थे और चीफ सेक्रेटरी के रूप में लंबे समय तक पद देने वाले गुप्ता भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों में मुख्य सचिव पद पर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। ये राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव थे और डीवी गुप्ता, ठीक है, जो अभी मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कौन से राज्य सरकार को राज्य में हाथियों के एक आवास से दूसरे आवास तक मुक्त प्रवास करने के लिए 14 चिन्हित हाथी गलियारों पर 3 महीने के भीतर एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए आपका जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने है जो उड़ीसा सरकार को राज्य में हाथियों के एक आवास से दूसरे आवास तक मुक्त प्रवास करने के लिए 14 चिन्हित हाथी गलियारों पर 3 महीने के भीतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, उड़ीसा के जो है एक स्वैच्छिक संगठन वाइल्ड लाइफ सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने गलियारों के सुदृढ़ीकरण पर ठोस कार्रवाई के लिए उड़ीसा सरकार को ये निर्देश दिए हैं। उड़ीसा वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ने प्रस्तावित गलियारों में अतिक्रमणकारियों और वन संरक्षण अधिनियम 1980 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए एनजीटी के हस्तक्षेप की मांग की थी। अब बात करते हैं ये जो हाथी गलियारा है ये होता क्या है। हाथी गलियारा जो है वो भूमि का एक संकीर्ण भाग होता है जो 2 बड़े आवास क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। हाथी गलियारों के विकास से हाथियों को जंगल में ही न केवल रोकना संभव होता है बल्कि उनके आबादी वाले इलाकों में घुसने की घटनाओं में भी कमी आती है। अब भारत में हाथी गलियारों के बारे में बात करें तो हाथियों और मानव संघर्ष की बढ़ती समस्या के बाद भारत में अब कोशिश की जा रही है कि 2 जंगलों के बीच एक गलियारा विकसित कर उसका संरक्षण किया जा सके। इससे हाथियों को जंगलों में ही रोकना संभव होगा और उनके आबादी वाले इलाकों में घुसने की घटना में कमी आएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने कौन से देश के साथ संयुक्त सहयोग समिति की 7वीं बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जापान। देखिए आपका भारत मंगोलिया संयुक्त सहयोग समिति की 7वीं बैठक आयोजित की गई। यह बैठक की जो भारतीय पक्ष में अगर देखें तो इस भारतीय पक्ष ने मंगोलिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस पहल से भारत, मंगोलिया और दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत और मंगोलिया उलान बटोर में आयुष सूचना प्रकोष्ठ स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। भारतीय पक्ष ने भारतीय नागरिकों के बीच वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करने के लिए मंगोलिया की सराहना की है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने जो है आपका $1.236 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट
ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट और $20 मिलियन अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ICT और आउटसोर्सिंग समेत जारी विकास संबंधी साझेदारी परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की है। अब बात करते हैं भारत और मंगोलिया के संबंधों के युग के बारे में। ठीक है, शुरुआत है तो भारत और मंगोलिया जो है क्रमशः 2021-22 और 2023-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सीट के लिए एक दूसरे के प्रस्ताव के परस्पर समर्थन पर भी सहमत हो चुके हैं। मंगोलिया जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को अपनाकर भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए अपनी सहमति भी व्यक्त कर चुका है। भारत और मंगोलिया के बीच जो है असैन्य परमाणु सहयोग समझौता भी संपन्न किया जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मंगोलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के कौन से दो पड़ोसी देशों के बीच अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूती देने के लिए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी वरीयता मूलक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए नेपाल और बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान और चीन, ऑप्शन सी म्यांमार और बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल और भूटान। देखिए आपका जो है दक्षिण एशियाई में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के प्रयासों को हमेशा से ही जरूरत रही है। भारत के लिए ऐसे प्रयासों का विशेष महत्व रहा है। हाल ही में जो है आपका बांग्लादेश और भूटान, सॉरी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं नेपाल इसको कर दी, ये भूटान होगा। ठीक है, भूटान होगा। बांग्लादेश और भूटान जैसे महत्वपूर्ण दक्षिण एशियाई देशों के बीच जो है आपका व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर होना एक सकारात्मक कदम है। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूती देने के लिए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी वरीयता मूलक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भूटान पहला देश है जिसके साथ बांग्लादेश ने जो है 1971 के बाद से कोई वरीयता मूलक व्यापार समझौता किया है। दूसरे शब्दों में जो है आपका 1971 के बाद बांग्लादेश ने पहली बार किसी देश के साथ PTA पर हस्ताक्षर किए हैं। 6 दिसंबर 1971 को भूटान पहला देश था जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता प्रदान किया था। इसके बाद जो है भारत दूसरा देश था जिसने बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में राजनीतिक कूटनीतिक मान्यता प्रदान की थी। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में जो है आपका 6 दिसंबर 2020 को जो है दोनों देशों ने PTA पर हस्ताक्षर किया। दोनों देश अपने कूटनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भूटान और बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के हाईकोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो पक्षियों के गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रक्षा और संरक्षण के लिए उठाए गए तत्कालीन कदमों के बारे में बताएं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए हाल ही में जो है कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो बल्लारी जिले के सिरुगुप्पा में पक्षियों की गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रक्षा और संरक्षण के लिए उठाए गए तत्कालीन कदमों के बारे में बताएं। बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक संरक्षणवादी संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर उक्त आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि अवैध निर्माण, अवैध शिकार और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवासों में वन विभाग द्वारा लगाए जा रहे वाटर होल की खुदाई ने इन प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर धकेल दिया है। इन प्रजातियों को जीवित रहने के लिए खुली घास के मैदान और स्क्रबलैंड की आवश्यकता होती है जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण नष्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है आपका सोन चिरैया, आप लोग को पता होगा सभी को सोन चिरैया भी कहा जाता है। ठीक है, सोन चिरैया के नाम से भी जाना जाता है, जबकि राजस्थान में इसे है गोडावण के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान का जो है राजकीय पक्षी है, ध्यान रखिएगा राजस्थान का। ठीक है, राजकीय पक्षी है। यह मुख्यतः जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक विशाल पक्षी है तथा विश्व में पाए जाने वाले सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी प्रजातियों में से एक है। आज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने निवास स्थान के शरण और अवैध शिकार के कारण संकटग्रस्त है।
यह भारत में जो है वन्यजीव अधिनियम 1971 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है, जबकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण यानी IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने के सरकारी प्रयासों के बारे में बात करें तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के साथ मिलकर इस पक्षी के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसे जो है वर्ष 1981 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था। वन्यजीव अधिनियम 1972 के बारे में बात करें तो इसे भारतीय संसद ने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में पारित किया था। इस अधिनियम का जो मकसद है वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना है। वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।